सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 3 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। उपविषय है हमारा पाठ 2 मेरे संग की औरतें व अनौपचारिक पत्र। आज हम इन दोनों पाठों की दोहराई करेंगे, मेरे संग की औरतें व अनौपचारिक पत्र के व्याख्यान की। मेरे संग की औरतें में मैंने आपको 2 व्याख्यानों में चर्चा की है, साथ ही अनौपचारिक पत्र के 1 व्याख्यान की चर्चा हुई है। तो आज इन तीनों को मिलाकर के हम एक और व्याख्यान करने जा रहे हैं, जो कि हमारा दोहराई कार्य है। साथ ही हमारी प्रश्नोत्तर चर्चा होगी व्याख्यान 1 अनौपचारिक पत्र की। तो आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले 2 व्याख्यानों में क्या पढ़ा था मेरे संग की औरतें में, तो उसे जानते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था लेखिका परिचय, यानी लेखिका के बारे में जाना था कि लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था, लेखिका ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, लेखिका ने किस किस की रचनाएं की और लेखिका ने किसके बारे में वर्णन किया है इस पाठ में। फिर बात आई थी लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी की। लेखिका की जो नानी थी वो पर्दानिशी महिला थी, अनपढ़ थी, ज्यादा बोलती नहीं थी, अपने पति से भी ज्यादा खुलकर बात नहीं करती थी, लेकिन फिर भी आजाद ख्यालों वाली थी। पति के विलायती रहन सहन को उन्होंने नहीं अपनाया था, लेकिन अपने विचारों को भी विलायती रहन सहन में नहीं बदला था। दूसरी बात करें तो लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन। देखो, लेखिका की जो नानी थी उसने अपनी मृत्यु से पहले ही लेखिका की अपनी जो माँ थी उसकी शादी की बात किसी दूसरे व्यक्ति से की थी, यानी कि अपने पति से नहीं की थी, क्योंकि उनके जो पति थे वो अंग्रेजों के फरमाबदार थे। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी का विवाह किसी अंग्रेजी आज्ञाकारी पुरुष से हो, इसीलिए उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाकर अपनी बेटी के रिश्ते की बात कही थी और उनका विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाया था। कहने को वो क्रांतिकारी थे, लेकिन उनके पास अपनी पुश्तैनी कोई धन संपत्ति नहीं थी। ठीक है, माता जो थी वो गांधीवादी विचारों को मानने के लिए विवश हुई थी, क्योंकि उनका विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से हुआ था। माँ का जो व्यवहार था वो बिल्कुल विशिष्ट था, अनोखा था, क्योंकि वह भारतीय महिलाओं की तरह नहीं थी, भारतीय माँओं की तरह नहीं थी, जो अपने बच्चों पर लाड प्यार लुटाती हैं, जो उन्हें खाना बनाकर देती हैं, उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती हैं। लेकिन लेखिका की माँ ऐसी नहीं थी। उनका जो विचार था वो अपना पूरा जीवन साहित्य संगीत चर्चा को सुनने में बिताती थी। ठीक है, वो झूठ नहीं बोलती थी, नाजुक थी, कोमल थी, घर के कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती थी। और बात अगर करें निजता को प्रोत्साहन, तो जो लेखिका का घर था, लेखिका की दादी का जो घर था, उसमें सभी को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। सब अपनी मर्जी से कार्य कर सकते थे और यही कारण था कि लेखिका के परिवार में उसकी 3 बहनें और एक भाई लेखन को पूरी तरह से समर्पित हो गए थे। फिर बात आती है लेखिका की परदादी का रहस्य। यहाँ रहस्य से मतलब है कि लेखिका की परदादी ने जो लड़की होने की मन्नत मांगी थी उसके पीछे का रहस्य क्या था। उस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि लेखिका के परिवार में कोई लड़की नहीं थी। पहले भी उसकी बुआ इत्यादि थी, लेकिन बाद में भी लड़की होने की मन्नत मांगना एक रहस्य को उजागर करता है, लेकिन उस रहस्य का पर्दा कोई नहीं उठा पाया। फिर बात आई चोर का हृदय परिवर्तन। तो वो बात थी कि परदादी ने कैसे चोर के जीवन को बदला, कि चोर ने चोरी करने का कार्य छोड़ करके खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो आगे की बात करें तो लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव था। शादी चाहे चले या न चले, तलाक तक स्थिति पहुंच जाने के बाद भी उन्होंने अपनी शादी को तोड़ा नहीं था। ठीक है, लेखिका के भाई बहनों की बात करें तो लेखिका का एक भाई था और 4 बहनें और थी। 4 में से 3 बहनें, जो 2 बहनें थी वो लेखन को समर्पित हुई थी। साथ में लेखिका की बात करें तो वो खुद भी लेखन में ही थी, और उनका एक भाई जो कि हिंदी में लिखता था। अपने किस्म की रेणु की बात करें तो रेणु अपने अनुसार जीवन जीने वाली लड़की थी। ठीक है, किसी की बातों का उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, बल्कि वो खुद अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करती थी। दबंग चित्रा की बात करें तो चित्रा बिल्कुल दबंग थी, जो एक बार सोच लेती थी वो ठान लेती थी, वो करके रहती थी। अपनी शादी के बारे में भी उसने लड़का खुद पसंद कर लिया था, जबकि लड़के को ही ये बात पता नहीं थी कि उसे पसंद कर लिया गया है। और दूसरी बात करें तो खुद पढ़ाती थी दूसरे बच्चों को, लेकिन उनके अंक ज्यादा आते थे और खुद के कम आते थे। फिर आते हैं दृढ़ संकल्प। सबका स्वाभाविक गुण था, सभी बहनों में ये गुण था। लेखिका में था, दबंग चित्रा में था, अलग किस्म की रेणु में था, जो एक बार दृढ़ संकल्प ले लेती थी उसे करके रहती थी। और इस दृढ़ संकल्प का उदाहरण था कि लेखिका ने कर्नाटक में विद्यालय का निर्माण किया था, कि एक बार उसने ठान लिया था कि प्राइमरी विद्यालय खोलना है तो उसे खोला भी था। और रेणु की जिद का किस्सा तो हम अंत में पढ़ेंगे। अब आते हैं लेखिका के पाठ के इस संक्षिप्त परिचय की ओर। लेखिका द्वारा लिखा गया यह लेख एक संस्मरणात्मक गद्य है, जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी 4 बहनों के बारे में बताया, साथ में अपनी परदादी के बारे में भी बताया है। उसने इसकी घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से भी हमें परिचित कराया है कि इन सबके जीवन में इसका क्या प्रभाव था। बात करते हैं लेखिका की नानी के बारे में। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताती हुई कहती हैं कि वह अपनी नानी को देख नहीं सकी थी। क्यों?
क्योंकि उनकी मृत्यु उसकी माँ की शादी से पहले ही हो गई थी। क्योंकि उसकी नानी ने अपनी आपको मृत्यु के निकट पाया था, इसलिए उनकी शादी की बात अपने पति के मित्र से की थी। उसकी नानी परंपराओं को मानने वाली थी, पुराने रीति रिवाजों को मानती थी, अनपढ़ थी यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर्दा करने वाली महिला थी अर्थात पर्दा नशी थी। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री यानी विलायत पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे, वकालत पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। और जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए, उनके आचार व्यवहार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी, क्योंकि विलायत का असर उनकर पर हो गया था। और जो लेखिका की नानी थी वो तो पढ़ी लिखी थी नहीं, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ एक अनपढ़ महिला का रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, उससे अच्छा व्यवहार करेगा या नहीं। लेकिन देखिए क्या हुआ, नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। देखो, एक तरीके की बात करें तो कम बोलने वाले लोगों में ज्यादा बनती है। अगर हम ज्यादा बोलते हैं, हमारी आपस में ज्यादा बातचीत होती है, तो लड़ाई का खतरा ज्यादा रहता है। जब आपस में कम बोलते हैं तो लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि उनके जो नाना थे वो अपनी मर्जी से कार्य करते थे और जो नानी थी वो अपने ढंग से कार्य करती थी, इसलिए दोनों में कभी झगड़ा भी नहीं होता था। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया, कभी भी नहीं बताया कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि वो अपने पति से ज्यादा मुंह बात नहीं करती थी, ज्यादा खुलकर बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि उसे एक हिचकिचाहट थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है और जो पति हैं वो विलायत थी, वकालत कर चुके हैं, विलायत से पढ़कर आए हैं, तो एक दूरी इन दोनों के बीच में थी। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी से करा दें। उनकी इच्छानुसार लेखिका की मां का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से हो गया। इस कारण उन्हें सादा जीवन जीना पड़ा। वे रात में जागकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करती। वैसे भी लेखिका की माँ शरीर से कमजोर थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा सुनती। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक सीमित रखती थी। देखिए, क्योंकि पिता जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए लेखिका की माँ को भी गांधीवादी जीवन जीना पड़ा, अर्थात उन्हें रात में जागकर खादी की साड़ी पहनने का अभ्यास करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि शरीर बहुत कमजोर था, आदत थी नहीं साड़ी पहनने की, और दूसरों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, इसलिए रात को जाग कर वो खादी की साड़ी पहनती थी। और जो उनकी जो सास थी वो घर में उनके लिए कहा करती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पे टांग दी, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करती थी। लेखिका की जो माँ का था वो शरीर कमजोर था, सारा दिन वो लेटी रहती थी, किताबें पढ़ती थी, घर के काम में उनकी कोई रुचि नहीं थी, साहित्य चर्चा सुनती थी। एक तो माँ झूठ नहीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो झूठ नहीं बोलती थी और दूसरे लोगों की बातें, गोपनीय बातों को भी अपने तक ही सीमित रखती थी, किसी को बताती नहीं थी। इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था, यानी कि घर के लोग तो इसी बात की वजह से उनका सम्मान करते ही थे, साथ में बाहर के लोग जो उनके साथ आकर के अपने दिल की बातें बताकर जाया करते थे, उन्हें पूरा विश्वास होता था कि उनकी जो बात है वो किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही लेखिका की परदादी थी, जो लीक से हटकर काम करती थी। वे फालतू सामान एकत्र करने की बजाय दान दिया करती थी। उनका मानना था कि उनके पास अगर एक से अधिक साड़ी हो जाए, 2 साड़ियों के अलावा तीसरी साड़ी भी उनके पास आती थी तो वो दान कर दिया करती थी। उनका कहना था कि मनुष्य का जिससे काम चल सके बस उसे उतना ही खाना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए। और वो भी लीक से हटकर चलने वालों में से थी। जैसे लेखिका की माँ थी, लेखिका की नानी थी, वैसे ही वो भी थी। उन्होंने क्या किया था कि अपनी पतोहू के लिए पहली संतान के रूप में लड़की होने की मन्नत मांगी। जहां लोग क्या करते थे कि पहली संतान लड़के होने की मन्नत मांगी जाती थी, वहां लेखिका की परदादी ने इस तरह की मन्नत मांगकर सबको अचंभित कर दिया था, सबको हैरानी में डाल दिया था कि आखिर ऐसा क्या। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने तक ही सीमित रखा था इस मन्नत वाली बात को, उन्होंने डिंडोरा पीट दिया था और रोज मंदिर में जाती थी और जाके घंटी बजाती थी कि भगवान मेरी मन्नत को पूरा कर दो। अब इस मन्नत के पीछे क्या रहस्य था कोई नहीं जानता, और यह बात सबको बता दी। ये नहीं कि अपने पेट तक छिपा के रखी, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि मन्नत मांगते हैं और जब पूरी हो जाती है तभी किसी को बताते हैं। लेकिन उन्होंने तो गाना प्रारंभ कर दिया था कि मैंने तो ये मन्नत मांगी है, मैंने तो ये मन्नत मांगी है। और उनकी बार बार की मन्नत से भगवान अफरा तफरी में आ गए, क्योंकि जब जाती थी घंटी बजाकर यही मन्नत मांगती थी और भगवान भी परेशान हो गए कि ये क्या मांग रही है। और एक के बाद एक साथ 5-5 कन्याएं धरती पर उतार दी, यानी कि एक के बाद फिर एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं 5 बेटियों का जन्म उनके घर में हुआ और एक बेटा भी। अब उनके नामों के बारे में भी चर्चा करेंगे।
अब परदादी से जुड़ी हुई एक और बात भी है कि एक बार हवेली के सभी मर्द किसी बारात में बाहर गए थे और औरतें जो थी वो रज्जगा मना रही थी। रज्जगा मतलब रात को जाग करके गाए जाने वाले गीत। जो आदमी थे वो बारात में गए थे, इसलिए जो महिलाएं थी वो रात को जाग करके कीर्तन कर। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस गया जिसमें परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए कहा कि तभी एक चोर, जब सारे शोर हो रहा था चारों तरफ, तो इसी शोर का फायदा उठा करके चोर घर में घुस आया। और जब घुस आया तो वो उसी कमरे में चला गया जहां दादी सो रही थी। अब दादी जो थी सो तो रही थी, लेकिन बूढ़े लोगों की जो आदत होती है उनकी नींद कच्ची होती है, जैसे ही थोड़ी सी आहट होती है वो जाग जाते हैं। और ऐसा ही लेखिका की परदादी के साथ हुआ। जैसे ही कुछ आहट हुई वो जाग गई और उनकी आंख खुल गई। अब चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। अब चोर ने कहा कि मैं तो चोर हूं, मैं पानी कैसे लाऊं। तो ऊपर से वो बोली थी कि तेरे और मेरे सिवा धरा ही कौन है यहाँ पर भगवान के अलावा जो मुझे पानी पिलाएगा। अब तुम चोर हो या जो भी हो, जाओ और मटके पे कुएं से पानी ले आओ, लेकिन उसे छान के लाना। लेकिन उस जैसे ही वो लेने गया, चौकीदार ने उसे पकड़ लिया और पकड़ के ला करके दादी के पास खड़ा कर दिया। अब दादी ने क्या किया कि पानी पिया उस लोटे से और चोर को भी पिला दिया और उसे कहा कि आज से मैं तुम मेरे बेटे हुए। अब तुम मानते हुए चोरी छोड़ने की नेक सलाह दे डाली कि अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम चोरी करो या खेती करो। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। यानी चोर का हृदय परिवर्तन हो गया। अब 15 अगस्त 1947 को देश में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर न जा सकी। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स काराम जोग नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। देखिए, हमारा जो देश था आजादी की लड़ाई लड़ रहा था जिस समय लेखिका छोटी थी। अब लेखिका भी जाना चाहती थी आजादी के उस जश्न में, लेकिन लेखिका को टाइफाइड बुखार था, इसलिए घर के जो लोग थे उन्होंने उसे जाने से मना कर दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर की सलाह भी माननी पड़ी। अब डॉक्टर जो थे वो लेखिका के नाना के मित्र थे, जो उसके नाना से भी बड़े नाना थे। अर्थात जैसे लेखिका के नाना का रौब था घर पर, वैसे ही उनका उससे ज्यादा रौब था। तो उन्होंने मना किया, इसलिए पिताजी ने भी साथ जश्न में जाने से मना कर दिया और वो लेखिका के साथ ही वहां रुके। अब घर पर थे तो लेखिका जो थी वो रोने धोने लगी। अब रोती धोती हुई लेखिका को देखकर उनके जो पिता थे उनको पता था कि जो लेखिका है उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें ब्रदर्स काराम जो नामक एक उपन्यास दिया। उस उपन्यास में बाल श्रम से संबंधित समस्याओं का वर्णन था, बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का वर्णन था। लेखिका ने धीरे धीरे उनको पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते पता नहीं कितने ही हिस्सों को लेखिका ने बार बार पढ़ डाला। यानी कि जब वो पढ़ने बैठी तो उसको ध्यान ही नहीं रहा कि वो कितना पढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे पढ़ने में आनंद आ रहा था। बेशक उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, क्योंकि अभी वो छोटी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद लेखिका की कहानियों का और उपन्यास का जो विषय था वो बाल श्रम ही था, बच्चों के ऊपर होने वाले अत्याचार ही थे। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अपनी बहनों के बारे में कहती है। लेखिका ने अपनी नानी का वर्णन किया। जो नानी थी वो स्वतंत्रता प्रिय नानी थी। जो माँ थी वो विशिष्ट व्यवहार रखती थी, अलग थी, भारतीय माओं से बिल्कुल अलग थी। जहाँ भारतीय माएं अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं, लेखिका की जो माता थी वो बिल्कुल अलग थी, कमजोर थी, साहित्य चर्चा में ध्यान रखती थी। और परदादी के बारे में तो बताया है कि उन्होंने कौन सी रहस्य में मन्नत मांग डाली थी और उसके बाद चोर को बदलने में तो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात आती है लेखिका की बहनों के बारे में। क्या कहती है लेखिका अपनी बहनों के बारे में? देखो, लेखिका के बारे में अभी बताया था, उसकी दादी ने जो मन्नत मांगी थी उनमें जो सबसे पहले बेटी पैदा हुई थी उसका वर्णन है। लेकिन साथ में बता दूं मैं आपको कि लेखिका और कुल मिलाकर 5 बहनें थी। ठीक है, लेखिका की कुल 4 बहनें थी और लेखिका को मिलाकर के वो लोग 5 थे और एक उनका भाई था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उनकी जो बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में सब रानी कहते थे, उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया था। और दूसरे नंबर की जो लेखिका थी उसने शादी के बाद मृदुला गर्ग से लिखना शुरू कर दिया था। लेखिका खुद थी मृदुला गर्ग। देखो, बहनों के बारे में अगर बात करें तो जो मंजुल भगत है वही मन्नत, परदादी की मन्नत का नतीजा थी। यानी कि परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वो थी मंजुल
ठीक है। मंजुल के बाद उन्होंने घर में उन्हें रानी कहा जाता था। शादी के बाद उन्होंने मंजुल भगत के नाम से लिखना शुरू कर दिया था। और दूसरे नंबर की थी लेखिका। लेखिका ने भी शादी के बाद मृदुला गर्ग के नाम से लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद की दो बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रहीं। सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा। उसकी बहन चित्रा स्वयं कम, दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने अंक कम, किंतु उससे पढ़ने वालों के अधिक अंक आते थे, क्योंकि वह दृढ़ निश्चयी थी। देखो, इसके बाद दो बहनों का वर्णन किया है लेखिका ने। उनकी दो बहनें थी रेणु। रेणु कैसी थी? जिद्दी, ठीक है। और चित्रा जो थी वो थी दबंग, ठीक है। इन दोनों ने, क्योंकि रेणु का बार बार यही तर्क होता था कि परीक्षा क्यों दी जाए, मैं क्यों पढूं, तो पिता तो उनको तर्क देते रहते थे कि नहीं, पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद अगर तुम्हें पढ़ोगी तो शादी होगी, शादी होगी तो अच्छा घर मिलेगा। लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन पिताजी के दबाव के बाद रेणु परीक्षा देने के लिए तैयार होती, क्योंकि पिताजी ने कहा था मैं कह रहा हूं इसलिए परीक्षा दो, वरना रेणु बिल्कुल भी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि पहले मुझे बताओ कि परीक्षा देने से क्या होगा, परीक्षा क्यों देनी चाहिए। और रेणु का स्वभाव तो वैसे ही बिल्कुल अलग था, क्योंकि पिता जो थे सामंतशाही उसको मानते थे, क्योंकि नाना का रोब था। वो घर पे जो रसोईया होता था उससे खाना नहीं लेती थी, बल्कि उसको खुद बना करके खिलाती थी। जब गर्मी के दिनों में गाड़ी भेजते थे पिता, तो वो गाड़ी में बैठने से मना कर देती थी, पैदल आती थी। जबकि चित्रा और बैठकर आते थे, वो पैदल आती थी। तो घर के जो लोग थे वो उसके इस स्वभाव से बड़े परेशान थे। और वो मुंह फट थी, जो उसे कहना होता था कह देती थी। अगर कोई उसे इत्र भेंट करता था तो वो क्या कहती थी कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूँ। और चित्रा का तो बिल्कुल ही विचित्र स्वभाव था। जो एक बार ठान लेती थी वो करके रहती थी, सामने वाले को पता नहीं होता था और सब कुछ बोल देती थी। यहाँ तक कि उसने अपनी शादी के बारे में भी क्या कहा था कि मैं तो इसी लड़के से शादी करूंगी, और लड़के को ही नहीं पता था कि उसके बारे में ये कहा गया। और जब लड़का उसे देखने के लिए आया तो उसने लड़के से कह दिया कि मैं एक बार जो ठान लेती हूँ मैं करके रहती हूँ। इसलिए लड़के ने बिना कुछ कहे शादी के लिए हाँ कर दी, और बाद में उन दोनों की शादी भी हुई। अब बात आती है राजीव की। राजीव हिंदी में लिखता था। उसकी बहन चित्रा स्वयं, और जो चित्रा थी वो खुद तो सबको पढ़ाने में लगी रहती थी। और होता क्या था, जो उनके शागिर्द होते थे, जो शिष्य होते थे, उनके अंक ज्यादा आते थे और चित्रा के कम। और क्या थी कि वो दृढ़ निश्चय थी, जो सोच लेती थी वो करके रहती थी। और दृढ़ निश्चय स्वभाव तो पूरे परिवार का ही था, चाहे वो लेखिका थी, चाहे रेणु थी, चाहे चित्रा थी। उसने अपने पसंद के लड़के से ही शादी की थी। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश लिया और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। पहले वो नहीं लिखती थी, लेकिन बाद में 30 वर्ष की उम्र में पहुंचने के समय में उन्होंने भी लिखना शुरू किया, और वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। लेकिन उन्होंने किस में लिखना शुरू किया था? अंग्रेजी में। बाकी सब हिंदी को समर्पित थे, लेकिन जो अचला थी वो अंग्रेजी को समर्पित थी। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा था। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। उसने वहां मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी कर लिया। उसने कई नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। देखो, विवाह के बाद जब लेखिका एक बार बिहार के डालमिया नगर में पहुंची तो उसे वहां जाकर पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पति पत्नी है, वो सिनेमा घरों में जब जाते हैं तो फिल्म देखने के लिए अलग अलग दड़बों में बैठते हैं। तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने वहां के लोगों की सोच बदलने की कोशिश की और पूरा प्रयास किया, और अंत में क्या हुआ कि उसने वहां के लोगों को, यानी कि वहां के जो पुरुष और स्त्री थे, उनकी मानसिकता को इतना बदला कि वो खुद अपने पति क्या दूसरे की राय मर्दों के साथ नाटक करने के लिए राजी हो गई थी। और लेखिका ने वहां पर इतने नाटक किए कि वहां के उन नाटकों से कमाई जो हुई, उस पैसे से उन्होंने अकाल राहत कोष के लिए धन भी इकट्ठा किया। तो लेखिका जो थी वो भी दृढ़ निश्चय करने वाली थी। जो एक बार सोच लेती थी वो करके रहती थी। और अपने इसी अकेलेपन के लिए उन्होंने इस बात को भी कहा है कि अकेलेपन का मजा तो कुछ और ही है, जो किसी के साथ रहकर नहीं आ सकता। इसके बाद दूसरी अगर बात करें तो लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहां उसने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। बाद में अनेक लोगों की मदद से उसने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाई। देखो, लेखिका जब कर्नाटक के बागलकोट में पहुंची तो उसने वहां देखा कि प्राइमरी स्कूल नहीं है। लेखिका के 2 बच्चे थे। वो चाहती थी कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन वहां पर उसको कोई अच्छा विद्यालय नहीं दिखा। तो उसने वहां पर सीमेंट कारखाने के पास, ठीक है, सीमेंट कारखाने की मदद से कैथोलिक बिशप के पास कहा कि आप ना यहाँ पर एक प्राइमरी विद्यालय खोलें।
लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, तो क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम है, लेकिन उन्होंने कहा कि गैर क्रिश्चियन बच्चों की संख्या भी है, जिसके जो पढ़ने के लिए जो समर्थ है, सक्षम है, उनको भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा मामला तो है नहीं, अगर मैं चाहता हूं कि अगर विद्यालय खुले तो वो अगले 100 वर्षों तक चले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि किसी अगले दिन की जानकारी नहीं दी जा सकती, तो एक विद्यालय 100 वर्षों तक चलेगा, उसके बारे में कैसे लेखिका अपनी राय दे सकती थी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि समस्या आपकी है, आप जाने। उसके बाद उन्होंने कुछ वहां के सिरफिरे लोगों की मदद से एक प्राइमरी विद्यालय खोला, एक प्राथमिक विद्यालय खोला, जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी। और उस विद्यालय में वहां के सरकारी जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, उनके बच्चे भी पढ़ते थे। और बाद में उसे कर्नाटक सरकार से उन्होंने अकेले अपने दम पर मान्यता भी दिलवाई थी। बात करें रेणु की थी कि वो सबसे अलग थी। उसे सामंतशाही जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि सादा जीवन जीना चाहिए, हमें किसी के भरोसे कार्य नहीं करना चाहिए। अकेलेपन में मजा आता था उसे। पिताजी जब स्कूल से लेने के लिए गाड़ी भेजते तो वो आने से मना कर देती थी। एक बार जब दिल्ली में 9 इंच बारिश हुई तो सबने उसे स्कूल जाने से मना किया कि स्कूल बंद होगा, तुम मत जाओ। तो उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता स्कूल बंद होगा? तो पर वो नहीं मानी और वो गई, और अकेले ही गई और वापस आई। क्योंकि स्कूल जब पहुंची तो चौकीदार उसे देखकर हैरान हो गया कि वो कैसे आ गई इतनी बारिश में, क्योंकि सड़कें जो थी वो लबालब पानी से भरी हुई थी। वो ये देखकर हैरान हो गया, लेकिन वो फिर 2 किलोमीटर जो थी वो पैदल वापस घर पहुंची। जब घर पहुंची तो सबने कहा, हमने कहा था ना कि स्कूल बंद होगा, तुम गई। तो कहते हैं कि आपको कैसे पता? स्कूल बंद था इसलिए मैं वापस आ गई, आपके कहने से स्कूल बंद नहीं हो गया। तो वो सोचती थी कि सच में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मजा कुछ और ही है। और लेखिका ने भी यही अनुभव किया था कि अकेलेपन के बल पर लेखिका ने जहां कर्नाटक में विद्यालय खोला और दूसरी जगह पुरुष और स्त्रियों को एक साथ नाटक करने के लिए राजी किया, तो हम कह सकते हैं ये थी लेखिका की मेरे संग की औरतें और उनकी कहानी। सब अपनी लीक पर अलग चलने वाली महिलाएं थी। सबने अपने व्यक्तित्व से हर किसी को प्रभावित करने का कार्य किया। अब आपसे थोड़े से प्रश्नोत्तर कर लेते हैं कि लेखिका की नानी की मृत्यु कब हुई थी? लेखिका की नानी की मृत्यु लेखिका की मां की शादी से पहले हुई थी। लेखिका के नाना विलायत कौन सी पढ़ाई करने गए थे? बैरिस्ट्री यानी वकालत की पढ़ाई। लेखिका की नानी अपने अंतिम समय में किससे मिलना चाहती थी? प्रोफेसर प्यारेलाल शर्मा से। लेखिका की मां की शादी किससे हुई थी? होनहार स्वतंत्रता सेनानी से। लेखिका की मां के घर पर रोब क्यों था? क्योंकि जो उनके नाना थे वो अंग्रेजों के फरमाबदार थे। लेखिका की मां को श्रद्धा भाव से क्यों देखा जाता था? क्योंकि वो सच बोलती थी, किसी की गोपनीय बात को किसी को नहीं बताती थी। लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन देखने क्यों नहीं जा सकी थी? क्योंकि उन्हें टाइफाइड बुखार था। लेखिका के पिता ने उसे कौन सी किताब पढ़ने के लिए दी थी? ब्रदर्स काराम जॉब। लेखिका और उसकी बहनें कभी हीन भावना का शिकार क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि उनकी दादी की मन्नत थी कि उनके घर में पहली जो लड़की संतान है वो लड़की होनी चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़की में उनके घर में कोई अंतर नहीं किया जाता था। घर में सबको किस बात की छूट थी? सबको अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। लेखिका की परदादी कैसी महिला थी? लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। उनका मानना था कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा अधिक धोती हो जाए तो दूसरी हमें दान कर देनी चाहिए। लेखिका की परदादी ने कौन सी मन्नत मांगी थी? कि उनके घर में पहली संतान लड़का नहीं लड़की होनी चाहिए। चोर का जीवन किसने बदल दिया था? परदादी ने। अब बात आती है बेटा अनौपचारिक पत्रों की। अनौपचारिक पत्र की चर्चा हमने कल वाले व्याख्यान में भी की थी, बस एक बार उसकी दोहराई करते हैं, क्योंकि इन दोनों पाठों से संबंधित आपकी एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, जिसमें आपको 15 प्रश्न ऐसे होंगे जिसके आपको बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे और 10 ऐसे होंगे जिनमें आपको एक एक शब्द में उत्तर भरना है। इसलिए आपको तीनों व्याख्यान और अनौपचारिक व्याख्यान को भी अच्छी तरह से पढ़ना है। 2 आपके मेरे संग की औरतें हैं, 1 अनौपचारिक वाला है, और मिलाकर के ये अगला व्याख्यान जिसमें हमने इसकी दोहराई की है। इन तीनों चारों जो आपकी एडक्वार्क पर वीडियो है उनको अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से समझना, तभी आप उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो बात करते हैं पत्र लेखन की। पत्र लेखन का हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज इंटरनेट के युग में दूरभाष, फैक्स आदि सुविधाएं होने के कारण यद्यपि एक सीमा तक पत्रों का चलन कम हुआ है, किंतु आज भी समाज के सभी वर्गों के लोग अपने प्रियजनों, मित्रों, संबंधियों व रिश्तेदारों से संपर्क करने के लिए पत्र लिखते हैं। विभिन्न कार्यालयों, संस्थानों, सरकारी दफ्तरों में कार्यालयी कार्यवाही पत्रों द्वारा ही होती है। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। मौखिक रूप से की गई बात भुलाई जा सकती है या समझने में गलती भी हो सकती है।
किंतु लिखित पत्र व्यवहार में ऐसी संभावना नहीं होती, कम होती है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, यानी कि अवश्य रखना चाहिए कि पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, जो हमने कल भी चर्चा की थी। पत्र में जो बातें लिखी जाए स्पष्ट होनी चाहिए ताकि अर्थ समझने में गलती ना हो, यानी कि किसी का सहारा ना लेना पड़े हमें कि आप समझाओ कि पत्र में क्या लिखा है। वाक्यों की संरचना उलझी हुई दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा ना हो कि आपको समझ में ही नहीं आए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपको पत्र लिख रहा है वो कहना क्या चाहता है। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए। पत्र में वर्तनी और विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का लेख साफ होना चाहिए। पत्रों में की गई काट छाट उसको प्रभावहीन बना देती है, कि अगर आपने पत्र लिखा और उसमें अगर गलतियां हुई तो आपका जो पत्र है वो किसी भी काम का नहीं है। बेशक वो आपकी किसी समस्या से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब उसमें अशुद्धि है, लेख साफ नहीं है, तो आपका वो पत्र बेकार है। अब बात आती है कि पत्रों के प्रकार कितने हैं। देखो, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो हमने औपचारिक पत्रों की चर्चा पहले के व्याख्यानों में की थी और आज हम कर रहे हैं अनौपचारिक पत्र की चर्चा। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं बेटा? जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। जो हमारे पारिवारिक सदस्यों, संबंधियों या मित्रों के बीच होने वाला पत्र व्यवहार होता है वो अनौपचारिक पत्रों की श्रेणी में आता है। यानी हम बात करें, हमारे व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। इन पत्रों की विशिष्टता इनकी आत्मीयता होती है। क्या विशिष्टता है? कि अपनेपन होते हैं इसमें। हमारे जो भाव होते हैं उसमें सहानुभूति की भावना होती है, संवेदना होती है, जबकि औपचारिक पत्रों में संवेदना और सहानुभूति का अभाव होता है। इनकी भाषा सहज बोलचाल की और अनौपचारिक होती है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई औपचारिकता नहीं होती। हमें किसी के प्रति औपचारिक होकर के बात नहीं करनी होती, बनावटीपन नहीं होता है उसमें। इन्हें व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहते हैं। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं कि प्रेषक का पता, स्थान अथवा तिथि, इसकी जगह हम परीक्षा भवन, कह गया और दिनांक लिखते हैं बेटा। अगर पता आपके पत्र में, पेपर में दिया हो तभी आपको लिखना है, अन्यथा आप परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं तो परीक्षा भवन, कह गए और दिनांक। उसके बाद संबोधन जरूरी होता है कि आप आदरणीय पिताजी लिख रहे हैं, प्रिय मित्र लिख रहे हैं, ये आपका संबोधन है। फिर आपका आता है अभिवादन, की आप चरण स्पर्श लिख रहे हैं, सादर प्रणाम लिख रहे हैं या शुभेच्छु लिख रहे हैं, तो ये आपके ऊपर है। फिर आपकी आती है विषय वस्तु, की किस विषय को लेकर के आपने पत्र लिखा है। कि आप कहीं जाना चाहते हैं, अनुमति लेना चाहते हैं, या किसी के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, शोक पत्र लिख रहे हैं, अनुमति के लिए लिख रहे हैं, या धन्यवाद पत्र लिख रहे हैं, शुभकामना पत्र लिख रहे हैं। तो जो चीजें आप लिख रहे हैं वो उसमें आपको लिखनी होती हैं। उसके बाद स्वर निर्देश व हस्ताक्षर, इसकी जगह आपको, अगर आपने परीक्षा भवन कह गया लिखा है तो अब यहाँ पर आपको लिखना होगा ए बे से। अगर आपका नाम पत्र में दिया गया है तो आप वही पत्र लिखेंगे, अन्यथा आपको ए बे से लिखना होगा। अब आता है बेटा आपका अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले प्रेषक का पता, परीक्षा भवन, कह गए और फिर दिनांक, फिर आपका संबोधन की आदरणीय पिताजी, पूजनीय पिताजी, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद आपका अभिवादन आ जाएगा यहाँ पर कि चरण स्पर्श। उसके बाद विषय वस्तु अनुच्छेदों में 2 अनुच्छेदों में लिखेंगे। सबसे पहले आप पूछेंगे कि आप ठीक हैं, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। उसके बाद अगले लिखेंगे कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है, आशा करता हूँ कि आप मुझे वो देंगे। और उसके बाद लिखेंगे बड़ों को प्यार, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। उसके बाद स्वर निर्देश कि आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका प्रिय मित्र, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद लिखेंगे एबे से। फिर लिखेंगे कि अपने पिता को पत्र लिखकर उन्हें अपने जीवन की भावी योजनाओं के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। ये हम पत्र लिख रहे हैं, इसका एक उदाहरण दे रही हूँ कि आपको कैसे पत्र लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, जो भी आप जिस दिनांक को लिखते हैं वही लिखनी होती है हमें। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ सकुशल रहकर आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे और ईश्वर से यही कामना भी करता हूँ। आपने पत्र में मेरे जीवन की भावी योजनाओं के विषय में जानना चाहा था। बेटा ये संबोधन है, ये आपका अभिवादन है और 3 अनुच्छेदों में ये पत्र हम पूरा करेंगे। इस पत्र में मैं आपको अपनी भावी योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ। 1 अनुच्छेद, पिताजी सर्वप्रथम 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण यानी पास होकर 11वीं कक्षा में विज्ञान संकाय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। 12वीं में आते आते मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भी कुछ समय देना चाहता हूँ। इसके साथ 12वीं कक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के साथ साथ किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेना चाहता हूँ।
बाद में इंजीनियरिंग सेवा में जाना चाहता हूं और मैं इंजीनियर बन सरकारी सेवा करते हुए इंजीनियर की अलग छवि पेश करना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद और अपनी मेहनत से मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होऊंगा। घर में सभी को यथाउचित प्रणाम एवं स्नेह, यानी बड़े हैं तो उनको प्रणाम, छोटे हैं तो स्नेह। मुझे पत्रोत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, यानी आपके पत्र का उत्तर का इंतजार रहेगा। आपका प्रिय पुत्र अब स, यानी नाम दिया हो तो नाम लिख सकते हैं, अन्यथा आपने ऊपर क्या गया लिखा है तो नीचे आप एबेस से लिखेंगे। अब है आपका कल का गृह कार्य। मैंने आपको एक पत्र लिखने के लिए दिया था कि समय का सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए छोटे भाई को एक प्रेरणादायक पत्र लिखिए। सबसे पहले हमें परीक्षा भवन लिखना है, फिर क्या गया और दिनांक। प्रेषक का पता है, इसमें अगर आपको दिया हो तो वही, नहीं तो आपको यही लिखना है। फिर है प्रिय अनुज, ये आपका संबोधन है। छोटे भाई के लिए अनुज का शब्द का प्रयोग किया जाता है। शुभ आशीर्वाद। कल पिताजी का पत्र प्राप्त हुआ, ये पहला अनुच्छेद है। यह पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी परीक्षा में तुम्हें बहुत कम अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे यह पता चला है कि इस वर्ष तुमने मेहनत नहीं की। ये परीक्षा परिणाम उसी का नतीजा है, यानी जो रिजल्ट आया है ये उसी का परिणाम है। प्रिय भाई, जीवन में परिश्रम और समय का बहुत महत्व है। परिश्रम के बिना कोई काम नहीं बनता। परिश्रम सफलता की कुंजी है। भाग्य के भरोसे रहने वाले लोगों को पछताना पड़ता है। प्रिय अनुज, समय सबसे बलवान होता है। बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। समय का सदुपयोग करना ही जीवन की सफलता का रहस्य है। मुझे विश्वास है कि तुम समय और परिश्रम के महत्व को समझोगे और जीवन में सफलता अवश्य पाओगे। तुम्हारा अग्रज, यानी अनुज वो था तो ये अग्रज यानी जो आगे पैदा हुआ बड़ा भाई। अब स बेटा, आज आपको एडक्वायर साइट पर इसी दोहराई कार्य से संबंधित एक प्रदत्त कार्य मिलेगा जो आपको अपनी रफ कॉपी में करना है और फिर मेरे पास उसे मेरी मेल आईडी पर भेजना है। उसके बाद अगले दिन आपको इस ही प्रदत्त कार्य का हल मिलेगा एडक्वायर साइट पर। आप उसे देखकर अपने प्रश्नोत्तर का मिलान करना कि आपने कितने उत्तर सही लिखे। उसके अगले दिन यानी कि सोमवार को अगर आपको प्रदत्त कार्य मिलेगा तो मंगलवार को आपको इसका हल मिलेगा। तो बुधवार को 9 बजे आपकी ऑनलाइन कक्षा परीक्षा होगी। ठीक है, जैसे पिछली कक्षा परीक्षा आपने दी थी एमसीक्यूज की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी, वैसे ही आपकी 9 बजे आपके एडक्वायर साइट पर वह प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा। आपको वह आधे से घंटे से यानी कि 30 मिनट से 45 मिनट के अंदर अंदर उन प्रश्नों के उत्तर मेरे पास मेरी मेल आईडी पर भेजने हैं। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं फिर अगले व्याख्यानों में। धन्यवाद।